नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 6 नवंबर 2023 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अर्बन इंडिया में लाइफ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल, न्यूजीलैंड का मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, इस सिस्टम से इंडिया क्या कुछ सीख सकता है। तीसरा, कतर वाला जो केस था उसी से संबंधित नया आर्टिकल आया है, कुछ नए पॉइंट्स हैं, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, अर्बन इंडिया में यानी इंडिया के शहरों में बेटर लाइफ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। इस बार देखो 31 अक्टूबर को जो वर्ल्ड सिटीज डे था ना, थीम थी फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। इसका मतलब ये है, थीम का मतलब ये है, सिटीज को इस प्रकार से पैसा देना कि उस पैसे से ऐसी डेवलपमेंट आए, इस प्रकार से ग्रोथ आए जो कि देखो सबके लिए अच्छी हो। यहां पर देखो सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, आमतौर पे होता यह है सिटीज में इस प्रकार से डेवलपमेंट होती है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस बढ़े हुए पोल्यूशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 10% तक कम हो गई है। देखो जो गरीब लोग हैं ना, वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा असर जो पोल्यूशन का होता है वो किस पे होता है? गरीब लोगों पे। अब सरकार ने तो एडवाइजरी जारी कर दी, फॉर एग्जांपल दिल्ली में, कि घरों में रहिए, पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बट आप एक बात बताइए, गरीब लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं घरों में रहना? डेली वेजर्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं? बल्कि अमीर लोग जो घरों में रहेंगे तो गरीब लोगों को काम भी नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा बुरा असर किस पर? गरीब लोगों पर। अभी देखो रिपोर्ट आई द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो की, एपिक की, जो वर्ल्ड में 50 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज है ना, उसमें से 39 तो इंडिया की ही हैं। एक एवरेज जो इंडियन है वो, उसकी जो लाइफ है वो 5.3 ईयर्स कम हो गई है एयर पोल्यूशन की वजह से। और दिल्ली में तो जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ 11.9 ईयर्स कम हो गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 11.9 ईयर्स कम हो गई है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो कम से कम अब सरकारों को जागना चाहिए कि अब जिस प्रकार से सिटीज की डेवलपमेंट हो रही है उसमें पॉलिसी शिफ्ट किया जाए। पोल्यूशन की वजह से होता क्या है, आंखों में जलन होने लगती है, गले में और नोज में इरिटेशन होने लगती है, खांसी आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और दूसरे कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज हैं वो भी हो जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। और देखो पहले ये बोला जाता था कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर इन्वर्जन या फिर हवा धीरे धीरे चलती है सर्दियों में, उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है बढ़ जाती है। बट मुंबई में फिर क्यों इतनी ज़्यादा अभी पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है? मुंबई तो नॉर्थ इंडिया में नहीं है। तो बात ये है, सिर्फ ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, कोस्टल सिटीज में भी एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों इंडियन सिटीज में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है पोल्यूशन की? इसके लिए राइटर बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। आज के समय में इंडियन सिटीज में किस चीज पे फोकस है? रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर। जहां आप जाओगे वहां पे आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट होता दिखेगा, रोड चौड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स आपको उन रोड्स पे दिखेंगे, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है, फुटपाथ पे गाड़ियां खड़ी हैं, मुश्किल से कहीं ना कहीं नए पेड़ उगाए गए हैं, बल्कि पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। दूसरा जो इकोलॉजिकल स्पेस है, जैसे लेक्स, दूसरा कोई ग्रीन एरिया, उन पे भी लगातार इंक्रोचमेंट होता रहता है। इसके बाद रोड के नज़दीक आपको डस्ट देखने को मिलेगी जो उड़ती रहती है व्हीकल्स के चलने की वजह से। हर जगह आपको ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, व्हीकुलर एमिशन, ये सब देखो कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में। अक्सर देखो हम देखते हैं कि किसानों के द्वारा जो स्टबल बर्निंग की जाती है उसी पे सबसे बड़ा दोष मढ़ा जाता है, उसी को मेन फैक्टर माना जाता है नॉर्थ इंडिया में खास करके पोल्यूशन का। लेकिन मुंबई में तो स्टबल बर्निंग नहीं होती, वहां पे पोल्यूशन क्यों? टॉप 50 सिटीज में 39 इंडिया की हैं, हर जगह तो पराली की वजह से पोल्यूशन नहीं है। राइटर का यह मानना है 60% जो पोल्यूशन होता है अर्बन एरियाज में वो मोटराइज ट्रांसपोर्ट के कारण होता है।
अब देखो ये हमेशा ना एक डिबेट का कारण बनता है, प्रॉपर डेटा है नहीं कि कौन सा जो सोर्स है वो सबसे ज़्यादा है एयर पोल्यूशन का। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो स्टबल बर्निंग को मानती हैं, कुछ ऐसी हैं जैसे आज के इस आर्टिकल में राइटर 60% अर्बन पोल्यूशन के लिए मोटराइज ट्रांसपोर्ट को मान रहे हैं जिम्मेदार। राइटर कहते हैं जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में 13,22,818 यूनिट्स व्हीकल्स की सेल हुई। इसमें पैसेंजर व्हीकल्स भी शामिल हैं और कॉमर्शियल व्हीकल्स भी शामिल हैं। देखो ये बात सच है कि सारे के सारे जो व्हीकल्स हैं वो अर्बन एरियाज में तो यूज़ नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर अर्बन एरियाज में ही यूज़ होंगे। ये नहीं समझा जा रहा है सरकार के द्वारा कि जहां एक तरफ व्हीकल्स की सेल इंक्रीज हो रही है, रोड उतनी तेजी से चौड़े नहीं हो रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन कितना ज़्यादा होता है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन सरकारों को ये लगता है इंक्रीज हुई व्हीकल्स की सेल्स जो है वो इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की बात की जाती है। एनसीआर में यानी नेशनल कैपिटल रीजन में जितना एयर पोल्यूशन होता है ना, उसमें 10% तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन हार्डली आप कोई ऐसा स्टेप देखोगे सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कि कोई एसओपीज जारी की गई हों कि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो इन सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करना जरूरी है ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। नहीं, सरकार सीरियस नहीं है, विल पावर की कमी है कहीं ना कहीं। इसके बाद जो सिटी रेजिडेंट्स है ना, उनका कोई पार्टिसिपेटरी रोल नहीं होता पोल्यूशन को कम करने में या फिर पॉलिसीज बनाने में। वो सिर्फ एक बाईस्टैंडर बन के रह गए हैं कि हाँ हर साल पोल्यूशन होता है, बेचारे चुप होकर रह जाते हैं, घरों में रह जाते हैं, कोई रोल नहीं उनका। इसके बाद राइटर ना एक अल्टरनेटिव देते हैं क्या होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस होना चाहिए, जो पेडेस्ट्रियन पाथ है, पैदल चलने का रास्ता है, वो सिक्योर होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। साइकिल के चलाने के लिए अलग से लेन होनी चाहिए, बाइसाइकिल ऑफिसर्स की अलग से पोस्ट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए। सरकार क्या करती है जब भी पोल्यूशन की समस्या बढ़ती है ना, कुछ कॉस्मेटिक स्टेप्स लेती हैं, जैसे स्मोक टावर लगा दिया, सड़कों पे पानी का छिड़काव कर दिया। ये कुछ फ़ायदा नहीं होता इन स्टेप से, इनसे तो सिम्टम्स भी ख़त्म नहीं होते, रूट काज तो छोड़िए पोल्यूशन का। सरकार लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अपनाए, जैसे टाउन्स और सिटीज़ में बसेस की संख्या बढ़ाई जाए। एक अनुमान के अनुसार अभी देखो हमारे देश में ना अर्बन मोबिलिटी के लिए बसेस की संख्या बहुत कम है। देश को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देश में अगर इंप्रूव करना है ना, 10 लाख बसेस की हमें आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना सिर्फ अफोर्डेबल होना चाहिए बल्कि एक्सेसिबल भी होना चाहिए। आमतौर पे सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की आती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से नोएडा कोई जाता है तो नोएडा तक तो उसे मेट्रो मिल जाएगी आसानी से, बट नोएडा से ऑफिस जाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है। ये दिक्कतें दूर होनी चाहिए, ये तभी दूर होंगी जब सरकार सोच समझ के डेवलपमेंट करवाए। नेक्स्ट स्टेप, सरकार को चाहिए कि जो प्राइवेट व्हीकल्स सड़कों पे दौड़ते हैं उन पे कुछ एक्स्ट्रा कंजेशन टैक्स लगाया जा सकता है पीक आवर्स के दौरान, ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके कि आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। एक तरफ देखो सरकार को इन्हें मोटिवेट करना होगा, दूसरी तरफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बनाना होगा ताकि उनको इंसेंटिव रहे कि कार से जाने के बजाय तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ सिटीज़ में होता क्या है, अभी यूरोप के कुछ सिटीज़ में नो कार डे होता है, मतलब इस दिन कोई भी कार का इस्तेमाल नहीं करेगा। इवन सिटीज़ के लीडर, पॉलिटिशियंस, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अभी पोल्यूशन बढ़ा है चूंकि एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का फेज 3 एक्टिवेट हो चुका है। आपने सुना ही होगा, प्राइमरी स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे रोक लग गई है। तो ना ये जो कंसेप्ट है ना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये अभी दिल्ली में है। ये देश के हर सिटी में ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए। देखो जब कोविड आया था तो लोगों के द्वारा ना विभिन्न एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन को सपोर्ट किया गया था ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो अब एकदम से इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जैसे इवन ओड कार वाला सिस्टम जो है,
तो ऐसी एक्टिविटीज़ को जनता के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। इसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी भी हेल्प कर सकती हैं कि वो समय समय पे एडवाइजरी जारी करे कि अभी पोल्यूशन कितना लेवल है, इससे शरीर को कैसे नुकसान हो सकता है। तो जनता और ज़्यादा अवेयर होगी, जनता इस इशू को भी और ज़्यादा सीरियस लेगी, लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि हाँ, आप पोल्यूशन की समस्या को क्यों नहीं कम कर रहे हो, सिर्फ बातें हो रही हैं इतने सालों से। इसके अलावा देखो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए भी ना जीरो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री से कितना पोल्यूशन निकल रहा है। रेजिडेंट्स के द्वारा भी स्ट्रीट सुपरविजन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आसपास की फैक्ट्री कोई पोल्यूशन फैला रही है। नेक्स्ट, अर्बन कॉमन्स जैसे देखो तालाब हैं, वाटर बॉडीज हैं, अर्बन फॉरेस्ट है, प्लेग्राउंड्स हैं, इन पे इंक्रोचमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ना किसी सरकार के फायदे के लिए, ना किसी प्राइवेट बॉडीज के फायदे के लिए। ये जो अर्बन कॉमन्स है ना, इनको अर्बन कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करें, इनको नर्चर करें, इनको एक्सपेंड करें। इन्हीं की वजह से जो पोल्यूशन है थोड़ा कम होता है। सिटी से बाहर 60 किलोमीटर दूर आप पेड़ उगाओगे, एफोरेस्ट्रेशन होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। लास्ट पॉइंट में देखो ये कहा जाता है कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है पॉलिसी मेकिंग में। जनता खुद जब पॉलिसी बनाने में पार्टिसिपेट करेगी ना, तो बेहतर पॉलिसीज बनेंगी। बहुत हो गया सिटीज़ की अंधाधुंध डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस बात में डाउट नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट जो है सिटीज़ को तबाह कर देगी, इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया न्यूजीलैंड के मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम से क्या कुछ सीख सकता है। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम से क्या कुछ सीख सकता है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, उड़ीसा में ना लोकसभा के इलेक्शंस और विधानसभा के इलेक्शंस, यानी स्टेट इलेक्शंस और यूनियन इलेक्शंस एक साथ होते हैं उड़ीसा में। 2019 में जब ये इलेक्शंस एक साथ हुए ना, तो पता लगा कि वोटर्स कितना जागरूक हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि देखो, जब उड़ीसा में वोटर्स ने लोकसभा के लिए वोट दिया ना, तब तो देखो जो बीजू जनता दल है उसने आउट ऑफ 146 88 असेंबलीज में लीड किया। लोकसभा इलेक्शंस के लिए जब वोट दिया वोटर ने, लेकिन उसी समय जब वोटर ने अपना दूसरा वोट दिया ना स्टेट इलेक्शंस के लिए, तो फिर बीजू जनता दल ने ना 146 में से 113 या 116, हाँ 113 विधानसभा सीट्स में लीड किया। कुछ लोग अगर नहीं समझे तो बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ होते हैं, तो वोटर्स को ना 2 वोट देने होते हैं उसी दिन, एक स्टेट में सरकार बनाने के लिए और एक सेंटर में सरकार बनाने के लिए। अपने एक वोट से वो विधायक चुनता है और अपने दूसरे वोट से वो एमपी चुनता है। तो ना उस समय कम से कम 2% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट में अलग पार्टी को वोट दिया और यूनियन इलेक्शंस के लिए अलग पार्टी को वोट दिया। जैसे महेश है, महेश कहता है कि मैं चाहता हूं कि स्टेट में बने बीजू जनता दल की सरकार और सेंटर में बने बीजेपी या फिर कांग्रेस की सरकार। तो महेश जैसे ना 2% वोटर्स थे जिन्होंने अलग अलग पार्टीज को वोट दिया उस समय। अब आप इसको ना एक बार न्यूजीलैंड से कंपेयर कीजिए। न्यूजीलैंड में इलेक्शन कैसे होते हैं? हमारे देश में तो देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शंस होते हैं ना, एमएलए चुनने के लिए या फिर एमपी चुनने के लिए, अलग अलग कैंडिडेट्स पर्चा फाइल करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं वो जीत जाता है। इवन 50% वोट्स लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल सिस्टम है हमारे देश में, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। लेकिन न्यूजीलैंड में है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। न्यूजीलैंड में ना टोटल 120 फॉर एग्जांपल सीट्स हैं लोकसभा की वहां पे। अब 120 सीट्स पे इलेक्शन नहीं होते, वहां पे क्या होता है 72, तो देखो सीट्स ना सीधे इलेक्शन होते हैं 72 सीट्स पे। बाकी 48 जो सीट्स है ना उनको भरा जाता है पार्टी वोट परसेंटेज के थ्रू। कैसे? जैसे 3 पार्टीज इलेक्शन में है, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड में भी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इलेक्शन लड़ रही हैं। तो इन तीनों पार्टीज को कितना कितना % वोट मिलेगा ना, उसी प्रपोर्शन में उस पार्टी को 48 सीट्स में से शेयर दे दिया जाएगा। समझ गए?
मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी को 100% वोट मिल गया न्यूजीलैंड में, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ताकि आप समझ सको, तो फिर ना 48 की 48 सीट्स जो हैं बीजेपी को दे दी जाएंगी, वो अपने हिसाब से फिल कर सकती हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस को 50-50% वोट मिल गया, तो दोनों को ना 24 सीट्स दे दी जाएगी। मतलब पार्टी को कितना परसेंट वोट मिला है उस हिसाब से ये 48 सीट्स जो हैं दे दी जाती हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ना अपनी प्रेफरेंस पहले से देनी पड़ती है। जैसे बीजेपी को ना लिस्ट पहले से देनी पड़ेगी 48 कैंडिडेट्स की। जैसे पहले नंबर पे उन्होंने नाम दे दिया एक्स का, दूसरे नंबर पे वाई का दे दिया, तीसरे नंबर पे जेड का दे दिया। ये सारे पर्सन हैं कि अगर हमको 3 सीट मिली तो ये 3 हम एमपीज बनाएंगे लोग। ऐसे ना 48 लोगों की लिस्ट बीजेपी को पहले देनी है, उसी प्रकार से कांग्रेस को पहले देनी है, ताकि बाद में जितने परसेंट वोट मिले हैं ना उसी हिसाब से ये सारे जो ऊपर ऊपर के नाम है ना उनको एमपी बनाया जा सके। रैंकिंग होती है, बीजेपी की लिस्ट में रैंकिंग होगी, कांग्रेस की लिस्ट में भी रैंकिंग होगी कि अगर हमें 10 सीट्स मिली तो ये टॉप के 10 जो लोग हैं इनको हम एमपी बनाना चाहते हैं। अब समझ गए आप? सिंपल भाषा में फिर से रिपीट करूं, न्यूजीलैंड में सिस्टम ऐसा है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, जिसमें टोटल 120 सीट्स को भरा जाता है मिक्स्ड ढंग से। 72 सीट्स पे तो सीधा इलेक्शन होता है, बाकी 48 सीट्स भरी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कितना परसेंट वोट मिला है उसके हिसाब से। और इन 48 सीट्स को फिल करने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट रैंक वाइज पहले ही देने पड़ती है, ताकि बाद में जितने वोट मिले हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उतना शेयर मिल सके इन 48 सीट्स में से। और जो लिस्ट पहले ही दे दी गई है रैंक वाइज, उन्हीं को टॉप के लोगों को मेंबर बनाया जा सके, एमपी बनाया जा सके। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, न्यूजीलैंड में ना हर एक इलेक्टोरेट जो है ना 2 वोट देता है। एक तो देखो लोकल एमपी चुनने के लिए जो 72 सीट्स फिल करनी है ना, एक देता है पार्टी को। न्यूजीलैंड का वोटर ना 2 वोट देता है, एक लोकल कैंडिडेट को चुनने के लिए, एक पार्टी को चुनने के लिए। हमारे देश में ना कई बार वोटर इस दुविधा में होता है कि यार मुझे पार्टी तो ये पसंद है लेकिन इस पार्टी का कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं है। तो ना न्यूजीलैंड के वोटर को यह दुविधा नहीं होती, क्योंकि न्यूजीलैंड का वोटर 2 वोट देता है, एक अपने लोकल कैंडिडेट को और एक पार्टी चुनने के लिए। तो ना बहुत बार ऐसा देखा गया है कि न्यूजीलैंड में भी ना स्प्लिट वोट देखने को मिलता है। महेश जैसे वोटर वहां पे भी हैं जो लोकल कैंडिडेट किसी और पार्टी का चुनना चाहते हैं और ओवरऑल किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में बोला गया कि न्यूजीलैंड और उड़ीसा में सिमिलरिटीज हैं। जैसे उड़ीसा में 2% जनता ने स्प्लिट वोट दिया, ऐसे ही न्यूजीलैंड में स्प्लिट वोट देने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं न्यूजीलैंड में कैसे ओकलैंड सेंटर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटर्स ने अलग अलग वोट दिया। एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फायदे हैं इस सिस्टम के, वो इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या फायदे हैं? पहला बेनिफिट देखो ये है, लोकल कैंडिडेट की ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। पहले क्या होता था, जैसे अपने एग्जाम्पल देखिए, अब मोदी वेव में ना बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जीत गए थे जो जिनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन लोग ना प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते थे उस हिसाब से उन्होंने वोट दे दिए। लोकल कैंडिडेट उनके लिए मैटर ही नहीं किया। लेकिन हमारे देश में ये न्यूजीलैंड वाला सिस्टम होता ना एमएमपी, तो फिर ना वोटर्स ऐसा कर सकते थे कि सेंटर में किसी और को वोट दे सकते थे और लोकल लेवल पे किसी और को कैंडिडेट चुन सकते थे। ये फायदा होता है कि पार्टी वेव के कारण जो कैंडिडेट्स जीत सकते हैं ना, जीत जाते हैं, वो नहीं जीतेंगे। सेकंड, पॉलिसी फोकस। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जिनकी ना पॉलिसीज अच्छी होती हैं, आइडियोलॉजी अच्छी होती है, लेकिन उनके पास ना लोकल कैंडिडेट्स अच्छे नहीं होते। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि लोग पॉलिटिकल पार्टीज को अलग से वोट देंगे, उन्हें लोकल कैंडिडेट्स पे नहीं डिपेंड होना पड़ेगा जीतने के लिए। तीसरा फायदा ये होगा, महिलाओं की, इंडिजिनस कम्युनिटीज की, डिफरेंटली एबल्ड पीपल की, दूसरे डिप्राइव्ड ग्रुप्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंप्रूव की जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे अब फॉर एग्जांपल हमारे देश में किसी पार्टी को कितना वोट मिला, 50% वोट मिल गया,
तो उसी हिसाब से उसको सीट्स मिल जाएंगी। अगर न्यूजीलैंड वाला सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से वुमेन को एमपी बनवा सकती है, अपने हिसाब से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको एमपी बनवा सकती है। ये फायदा होता है। जैसे न्यूजीलैंड में वुमेन एमपीज की संख्या 1993 में ना 21% थी, लेकिन ये सिस्टम लागू होने के बाद वुमेन एमपीज की संख्या 51% हो गई है। वहां पे जो माओरी, जो इंडिजिनस कम्युनिटी है माओरी, उनकी संख्या भी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट फायदा, इससे देखो डेमोक्रेसी भी इंप्रूव होती है। हर एक वोट काउंट होता है, क्योंकि हर एक वोट पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को उसी परसेंट के हिसाब से सीट्स मिल जाती हैं, तो हर एक वोट काउंट हो जाता है। हमारे देश में जैसे बहुत सारा वोट काउंट ही नहीं हो पाता। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि बीएसपी को, मायावती की जो पार्टी है, उनको 6% वोट मिला, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई, कोई भी कैंडिडेट उनका जीत नहीं इसका 6% वोट मिलने के बावजूद। तो बहुत सारे वोट वेस्ट हो गए, ऐसा कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है। फिफ्थ, वोटर्स जो हैं बेस्ट कैंडिडेट पार्टी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। दोनों चॉइसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कैंडिडेट किसी और पार्टी का और पार्टी ओवरऑल किसी और पार्टी को वोट। लास्ट में जो एवरेज एज है एमपीज की वो इंप्रूव हुई है, कम हुई है न्यूजीलैंड में इस सिस्टम के लागू होने के बाद। 2020 के इलेक्शन में जो एवरेज एज निकल के आई वो निकल के आई 47.3 ईयर्स। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि यूथ के लिए ना एंट्री बैरियर कम हो गया। आमतौर पे होता क्या है, जो नए लोग हैं ना वो इलेक्शन लड़ते हैं ना, उनको वोटर्स वोट नहीं देते थे। उनको लगता था कि यार ये इस्टेब्लिश्ड पार्टी से नहीं है। बट न्यूजीलैंड में ना अब नए कैंडिडेट्स को जनता परखना चाहती है। ओवरऑल वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे वो नए लोगों को परखना चाहती है। यही बात लास्ट में राइटर बोलते हैं कि हमारे देश में भी ना बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो नए कैंडिडेट्स को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट देना चाहते हैं, बट उन्हें डर लग जाता है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ना जीतेंगे नहीं, इस्टेब्लिश्ड पार्टीज को ही वोट देने में फायदा है। बट ये सिस्टम इंडिया में लागू होगा ना एमएमपी, तो नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा वोटर्स के द्वारा। तो ये एमएमपी सिस्टम के बारे में हमने जाना। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है। क्या ये सिस्टम हमारे देश में ट्राई किया जाना चाहिए पायलट बेसिस पे, कहीं कहीं कुछ इलेक्शंस में लोकल लेवल पे? आप अपनी राय रखिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, कतर में इंडियन नेवी के 8 फॉर्मर ऑफिसर्स को जो फांसी की सजा दी गई है ना, इस इशू से संबंधित है। वैसे हम ये इशू डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं। राइटर ये कहते हैं, देखो सबसे पहली चीज, ये 8 ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? जो खबरें आ रही हैं कि मैरीन के इंडक्शन से संबंधित ये 8 ऑफिसर्स काम कर रहे थे, ये बात सच नहीं है। ये 8 ऑफिसर्स जो हैं वो कतर के नेवल फोर्सेस को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। जो कमांडर तिवारी है ना, एक नाम दिया गया है, 8 में से एक ऑफिसर हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। इन्होंने सिंगापुर में अपनी एक फर्म इस्टेब्लिश की थी कतर, मतलब नेवल फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए। बाद में ये एसोसिएट हो गए देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी फर्म से। तो ये जो फर्म है ना, ये कतर के नेवल फोर्सेस को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। तो हमारे इंडियन नेवी के इन 8 फॉर्मर ऑफिसर्स का कोई लेना देना नहीं है किसी सबमरीन प्रोजेक्ट से। जिस प्रकार से इनको सजा दी गई ना, सच में भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो भी शॉक हो गई। स्टेटमेंट में यही कहा गया, क्योंकि कंसल्टेशन जारी थी, तो इतना बुरा आउटकम भारत सरकार ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 8 के 8 ऑफिसर्स को मैक्सिमम सजा दी जाएगी फांसी की। और दूसरा, पिछले 7 महीनों में जिस प्रकार से ये ट्रायल चलाया गया बिल्कुल सीक्रेसी में, वो भी हैरान करने वाला है भारत सरकार के लिए। राइटर कहते हैं, देखो 2006 से लेकर 2008 के बीच में कतर ने भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी नेवल फोर्सेस को ट्रेन कीजिए, लेकिन भारत सरकार ने कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं था कतर सरकार की इस रिक्वेस्ट पर। तो ये जो स्पेस था वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ले लिया गया। प्राइवेट कंपनीज जो है कतर की नेवल फोर्सेस को ट्रेन कर रही हैं। और कतर देखो बहुत छोटा देश है, 27-28 लाख वाली पॉपुलेशन का देश है, और ज़्यादा पॉपुलेशन तो यहाँ पे विभिन्न देशों के डायस्पोरा की है, लेबर की है, मतलब मजदूरों की, और दूसरे देशों के डायस्पोरा की पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। इंडियन डायस्पोरा के 8 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं अभी। परंपरागत रूप से इंडिया और कतर के रिलेशंस ना ठीक ठाक हैं। परस्पर काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हैं, जैसे एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी भी है कि जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई भागा हुआ मुजरिम है, वहाँ पे पकड़ा जाए तो फिर कतर की सरकार
इंडिया को सौंप देगी एंड वाइस वर्सा। बट देखो इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में ना डेथ पेनल्टी शामिल नहीं है, तो इसलिए ये जो 8 नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स हैं ना उनको इंडिया को नहीं सौंपा जा सकता है। एक चीज और देखो, बेशक इन 8 ऑफिसर्स की सजा को ना तब्दील कर दिया जाए उम्र कैद में, लेकिन सबकी उम्र ना 50 से 60 के आसपास है, तो जेल में बाकी बची हुई 25 साल की सजा काटना भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी 2 लेवल की अपील्स बाकी हैं, जैसे हमारे देश में होता है ना लोअर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो यहां पे ना 2 और लेवल्स की अपील बाकी है। उसके बाद क्लीमेंसी की यानी दया याचिका जाएगी वहां के रूलर के पास में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी इस मामले में काफी लीनियंट रहते हैं, और मतलब कोई ऐसी बहुत कम लोग हैं जिनको वास्तव में वहां पे सजा फिर फाइनली होती है, खास करके कैपिटल पनिशमेंट। जाना जाता है कतर के रूलर को कि वो दया याचिका स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर देखो ये इशू लंबा खिंचा ना तो इंडिया की बेइज्जती होगी इसमें, क्योंकि ग्लोबल साउथ की आवाज इंडिया उठाता है, अपने ही इश्यूज को इंडिया ढंग से नहीं टैकल कर सका ना तो फिर इमेज पे भी एक, रेपुटेशन पे भी एक धब्बा लगता है। और दूसरा, पैलेस्टीन के इशू पर क्या स्टैंड है इंडिया का, और कतर किस प्रकार से इजराइल और अरब के बीच में रेप्रोचमेंट की भूमिका निभा रहा है, मीडिएशन करवा रहा है, तो ये भी आपस में लिंक्ड है। इंडिया का पैलेस्टीन के ऊपर स्टैंड, उसको भी अपने पक्ष में करवाना चाहेगा कतर, इंडिया की मदद चाहेगा इस इशू पर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कतर में इंडिया के ऑफिसर से संबंधित केस को, फॉर्मर ऑफिसर से संबंधित केस को। चलते हैं आगे, लास्ट में क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। मेंस के 2 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो, पहले हमने जो वर्ल्ड सिटीज डे के मौके पे जो आया था, इस बार की थीम है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, इसको पोल्यूशन से लिंक किया था, तो इसी से संबंधित ये पहला क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, फिर न्यूजीलैंड का मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, ये कैसे अलग है इंडिया के फास्ट पोस्ट सिस्टम से, और पोटेंशियली क्या एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस हैं हमारे देश में स्प्लिट वोटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के। तो दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्री का क्वेश्चन ये यूपीएससी ने पूछा था 2016 में। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी गैसेस को कंसीडर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ये 5 गैसेस हैं, ध्यान से देखिए, बताइए एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू निकालते वक्त कौन सी गैसेस को कंसीडर किया जाता है। सोच लिया। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन तीनों को कंसीडर किया जाता है। तो सेकंड आंसर है इसका 2, 3 एंड 4। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।